प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय क्लासेस पर। हम आपको संविधान का भाग 5 पढ़ा रहे थे। उसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में हमने बात कर रही है। आज उपराष्ट्रपति के बारे में उपराष्ट्रपति पढ़ा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों इसी के अंदर आएंगे भाग 4 के अंदर। राष्ट्रपति मैंने अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बताया आपको। 52 में 11 जोड़ दो, कितना हो जाता है? 63। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से किया गया बच्चों? ये लिया हमने अमेरिका के संविधान से। और क्या होता है? ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये राष्ट्रपति से संबंधित जुड़ी कुछ बातें हैं। अगर बात करें हम उसकी योग्यता की, तो योग्यता बच्चों, प्रथम योग्यता है कि भारत का नागरिक है। पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। आयु राष्ट्रपति की और इसकी दोनों एक ही आयु है 35 वर्ष। ध्यान रखें, इसके पास विशेष अधिकार है। जब विषम परिस्थिति में यह राष्ट्रपति बन जाएगा तो उस परिस्थिति में इसकी आयु में उससे कम हो नहीं सकती। ठीक है। नंबर 3, लाभ का पद ना हो। और नंबर 4, जिस सभा का ये पदेन सभापति है उस सभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। माने उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है। ये सारी की सारी इसकी योग्यताएं हैं जिनके तहत ये कार्य करता है। अगर बात करें जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा? तो हटाने की प्रक्रिया बच्चों ये है कि राज्यसभा के सदस्य बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव ला सकते हैं, और वो प्रस्ताव राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते। यहां भी वही कंडीशन है जो राष्ट्रपति के लिए है। इस प्रक्रिया के कारण होने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। सूचना देना अनिवार्य है। जैसे राष्ट्रपति को उसके खिलाफ अभियोग लाने से पूर्व 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को भी सूचना देना अनिवार्य है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 69 इस बात का समर्थन करता है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 69 इस बात का समर्थन करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। परंतु इसके पास राज्यसभा में मत का अधिकार नहीं होता। अगर किसी विधेयक पे राज्यसभा विचार करती है तो उस पर उपराष्ट्रपति अपना मत नहीं डालेगा। परंतु यदि कोई विधेयक राज्यसभा में है और उसे पास करने में दोनों तरफ उसके समर्थन में भी और उसके विरोध में भी बराबर मत पड़ जाए तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति के मत का प्रयोग किया जा सकता है। ये आपका बच्चे हो गया उपराष्ट्रपति। ठीक है। इसके पश्चात हम जो अगले पद की बात कर रहे हैं भाग 5 में ही, वो आएगा प्रधानमंत्री।
होता यह है कि लोकसभा चुनाव में विजयी दल का नेता होता है। ठीक है, मैंने 52 में 11 जुड़वाए थे तो कितने हो गए थे? 63। और 63 में 11 जुड़े तो कितने हो जाएंगे? 74। तो अनुच्छेद 74 द्वारा नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। किसके द्वारा? द्वारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका गोपनीय मतदान द्वारा उनका चयन होता है। उन सदस्यों में से जो बहुमत दल होता है वो सरकार बनाने के लिए अपना एक नेता चुनता है और वो नेता राष्ट्रपति के सामने अपना सरकार बनाने का दावा पेश करता है। उसके पश्चात राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और उसे अपने पद की शपथ दिलाता है। उसी के साथ प्रधानमंत्री के साथ ही निर्माण होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भिन्न भिन्न विभागों में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री है इन्हीं की मदद से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है प्रधानमंत्री और हर एक मंत्रालय का एक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य मंत्री राज्य स्तर के और तीसरे होते हैं उप मंत्री। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री और स्वयं की सहायता से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। जो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करेगा उसमें मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये एक प्रावधान है। ठीक है, 13 अप्रैल 1950 को पहले लोकसभा का गठन किया गया। बात करते हैं अब बात इसके पश्चात बात करते हैं राज्यसभा की। मैंने प्रधानमंत्री की बात कर ली, प्रधानमंत्री के बाद अब मैं बात करूंगा लोकसभा की। ठीक है, मैं तो प्रधानमंत्री के पश्चात हम बात करते हैं 2 सदन या संसद की बात कर लेते हैं। इसी के अंदर आती है संसद और संसद बनती है 3 भागों से मिलकर। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। हाँ जी, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा है क्या। इसे भारतीय संसद का द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन कहा जाता है। संसद का द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसके साथ में, यह एक स्थायी सदन है। इसे किसी भी अवस्था में रद्द नहीं किया जा सकता। आपसे पूछ सकता है इसका पदेन सभापति अभी बताया मैंने कौन होता है?
कौन होता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। अभी बताया थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति पढ़ा रहा था, तभी बताया मैंने, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा अपने गठन के साथ ही अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। ये भी इसी के अंदर ध्यान रखना, एक अध्यक्ष का एक उपाध्यक्ष का। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सदन से निर्वाचित होते हैं। रिटायर हो जाएंगे। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सदन से रिटायर हो जाएंगे। अनुच्छेद 81 का भाग 1 इस बात का समर्थन करता है कि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य जो है इस सदन से रिटायरमेंट ले लें। ठीक है। राज्यसभा का कार्य है कि वो किसी भी विधेयक को जो लोकसभा से आएगा, आए विधेयक को विचार उपरांत वापस लौटाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर राज्यसभा किसी विधेयक को जो राज्यसभा में पहुंचा है लोकसभा से और उसे विचार के पश्चात अपने पास रख लेती है, तो विधेयक स्वतः ही पास माना जाएगा। राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं कि वो किसी विधेयक को अपने पास रोके अथवा उक्त विधेयक को पास न करे या उसमें कुछ कमियां निकाले। ये अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है, ये ध्यान रखें। और इसके अलावा अब चलते हैं लोकसभा की। मैंने बताया था कि राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति तीनों मिलकर ही गठन करते हैं संसद। इसे संसद का प्रथम सदन अथवा निम्न सदन कहते हैं। वो स्थायी है तो डेफिनेटली ये अस्थायी होगा। क्यों? ऊपर वाला स्थायी है तो ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति इस सदन को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकता है। भारत में अभी तक 8 बार ऐसा हो चुका है। 8 बार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने इस सदन को बर्खास्त किया है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह संभव है कि इसका कार्यकाल आपसे पूछे तो उसका कार्यकाल उससे 1 वर्ष कम, कार्यकाल होगा 5 वर्ष। जैसे ही लोकसभा का गठन होगा तो लोकसभा के सदस्य बहुमत द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन कर लेंगे। ध्यान रखना, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन होगा। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उस परिस्थिति में भी अध्यक्ष का पद बना रहेगा। जब तक अगली लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलती तब तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद के लिए कोई विशेष वेतन नहीं मिलता, बल्कि इसको लोकसभा के सदस्य का ही वेतन प्राप्त होता है। ये बात आप जान लें, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष होने से पहले ये लोकसभा पहुंचा है तो लोकसभा का सदस्य है, तो इसे उसी पद का वेतन मिलता है जो लोकसभा का सदस्य है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष अगर किसी विषम परिस्थिति में अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देगा। जैसे राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, तो उसी तरह लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो है वो देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा। सर, जो लोकसभा के सदस्य होंगे उनकी भी आयु में नहीं, तुमने ठीक सवाल उठाया।
इनकी जो आयु होगी, आयु है 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य की आयु है 25 वर्ष। सिंपल मेथड है याद रखने का। राष्ट्रपति कितनी बताई थी मैंने? 35। 5 वर्ष कम कर दो राज्यसभा और 5 वर्ष कम कर दो लोकसभा। ठीक है? राज्यसभा लोकसभा छोटी, राज्यसभा बड़ी। ये नहीं कह सकते आप बड़ी की छोटी, उस सदन ने तो नाम दिया है, एक स्थायी और एक अस्थायी। छोटा बड़ा ना कहो तो बेहतर है। ठीक है? तो लोकसभा में कुल, अब हम बात करते हैं कि लोकसभा में कुल कितनी, संपूर्ण भारत से लोकसभा में कुल, और राज्यसभा में अगर बात करते हैं, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या या अधिकतम सदस्य संख्या कीजिए 250 है। ठीक है? 2 सदस्य जो है राज्यसभा, 12 सदस्य जो है, इनमें जो है 12 सदस्य, इन्हीं में मतलब 252 में से ही 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 250, इन 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, मैंने आपको बताया था, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले व्यक्तियों को, इस क्षेत्र को प्रोत्साहन एवं विकास प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है 12 सदस्य। ठीक है? अब बात करते हैं लोकसभा। तो लोकसभा में जब संविधान पारित हुआ था उस समय, अगर लोकसभा में सदस्य संख्या आप जानना चाहते हैं, तो जब संविधान पारित हुआ था उस समय 500 सदस्य थे लोकसभा के। ठीक है? वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 थी। कब तक? 552 थी, ये थी 2020 तक। इन 552 में 550 सदस्य निर्वाचन द्वारा, ध्यान रखना है अधिकतम है, बता रहा हूं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। लेकिन वर्ष 2019 में संविधान संशोधन हुआ 104वां। जब 104वां संविधान संशोधन हुआ तो जो 2 एंग्लो इंडियन, जो मैंने 2 लिखा है ना राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य, तो वर्ष 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ और इस संविधान संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में क्या स्थिति है बच्चों? तो वर्तमान में 550 पद है अधिकतम। ठीक है? और इनकी वास्तविक संख्या जो वर्तमान में है वो है, वास्तविक संख्या है 545, यानी 545 सदस्य ही, यह अधिकतम संख्या है 550, वर्तमान समय में 545 सदस्य ही निर्वाचित किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से। बात कर रहा हूं मैं लोकसभा की। मैंने आपको बताया पहले 552 थे, अभी वर्तमान समय में इनकी संख्या घटकर कितनी हो गई है? 550। जो 2 सदस्य थे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया है 104 के संविधान द्वारा। अनुसूचित जाति को निश्चित है, लोकसभा में निश्चित है। अनुसूचित जाति को 84, अनुसूचित जाति को 84 एवं अनुसूचित जनजाति 47 सीटों का आरक्षण प्राप्त है। फिक्स है। लोकसभा में अनुसूचित जाति 84
और अनुसूचित जनजाति से 47 सीटें फिक्स है। अगर जानना चाहे तो अनुच्छेद 301 या 300 के अनुसार इन 550 सीटों में से 84 और 47 सीट अनुसूचित जाति एवं जनजाति को देनी अनिवार्य होगी। 84वां संविधान संशोधन आया और उसके द्वारा यह तय किया गया कि जो सीटें लोकसभा एवं विधानसभा की है उन्हें फिक्स किया जाए। 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन ये कहता है बच्चों कि वर्ष 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा सदस्यों की संख्या का निर्वाचन जो है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो जैसे ही 84वां संविधान संशोधन आया तो उसके तहत ही फिक्स किया गया कि वर्ष 2026 तक हम इन सीटों को बढ़ाएंगे नहीं। अगर जो राज्यसभा और लोकसभा है उनके जो सदस्य बैठते हैं उनमें कहाँ से होते हैं, राज्य के होते हैं या फिर जिले के होते हैं? देखो लोकसभा का तो मैंने आपको बताया एमपी होते हैं और राज्यसभा का निर्वाचन देखो दोनों का। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है गोपनीय आधार पर किया जाता है, मत डालते हैं उनके पक्ष में लेकिन गोपनीय आधार से। एमपी चुना आपके यहाँ से, हमारे यहाँ सांसद है डॉक्टर सत्यपाल सिंह, तो वो लोकसभा सदस्य है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है राज्य के जो विधानसभा सदस्य होते हैं वो उनके निर्वाचन के लिए मत डालते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा सदस्य जैसे हमारे विधानसभा सदस्य थे पहले, इस बार है डॉक्टर अजय कुमार, इससे पहली बार थे हमारे सेंदरमाला जी, तो इन्होंने राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए मत डाला। ये डालेंगे कि किसका निर्वाचन होगा, क्लियर होगा, दोनों का अलग सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। 6 साल वाले आपको नजर नहीं आएंगे, यहाँ जो यहाँ की सीटों से 6 साल वाले हैं, आपको 5 साल की जिनकी कार्यशैली नहीं है वही आपके सामने नजर आ रहे। 6 साल वाला आपको पता चलता कि आपके क्षेत्र से किसका निर्वाचन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने कहा इसका कार्यकाल क्या होगा सर, 5 वर्ष का। जैसे ही लोकसभा गठन होगा तो गठन के 5 वर्ष तक ही कार्यकाल होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति क्या होगी, आपातकाल। अगर आपातकाल लग गया तो लोकसभा की बैठक के आधार पर 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया गया था, 1976 एक बार, ठीक है। कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है अगर आपातकाल लग जाए तो, ठीक है। आपने 1 वर्ष के लिए बढ़ा लिया, फिर आपको लग रहा है कि स्थिति सामान्य नहीं है तो पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। आपातकाल समाप्त हो जाने के पश्चात 6 माह के अंदर नई सरकार का गठन होना अनिवार्य है, ये आप समझो, नई सरकार का गठन अनिवार्य है। अगर आपातकाल लग रहा विशेष परिस्थिति है तो आप विधानसभा के कार्यकाल को संसद द्वारा अनुमोदित करा के 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। पुनः आपको स्थिति सामान्य नजर नहीं आ रही तो आप पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ उस परिस्थिति में आप 6 माह के अंतर्गत आपको नई सरकार का गठन करना होगा, ये अनिवार्य है। लोकसभा को भंग अथवा बढ़ाने का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। लोकसभा का जो सत्र होगा उस सत्र को आहूत करने की भी विशेष परिस्थिति है। मैंने बताया था चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 1 वर्ष में 2 बार निम्नतम इनका आयोजन होना अनिवार्य है, ठीक है।
सत्र चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, इनका एक वर्ष में 2 बार, यानी कि एक वर्ष को 2 से भाग कर देंगे तो 6 माह, तो अधिकतम 6 माह में एक सत्र आहूत करना अनिवार्य है। कंडीशन होगी लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए। इनका संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का राष्ट्रपति आहूत करता है। इनके संयुक्त अधिवेशन में वो स्वयं भाषण देता है पहले से। ये चीजें इन दोनों के लिए अनिवार्य है बच्चों। उसके साथ साथ क्या हो सकता है फिर, अगर लोकसभा को भंग करना है तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। मैंने आपको बताया कि भारत में अब तक 8 बार ऐसा हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के सत्र को कब कब आहूत किया जाएगा और न्यूनतम कितने सदस्य होंगे। तो कुल सदस्यों का 10% होना अनिवार्य है। माने मैंने आपको बताया 550 सदस्य है लोकसभा के और 550 का 10% हो गया 55। तो किसी भी लोकसभा के सत्र को आहूत करने के लिए, बुलाने के लिए उस सत्र में मौजूद सदस्यों की संख्या 55 कम से कम होनी चाहिए। अगर 55 से कम है तो लोकसभा सदस्य जो है उस सत्र को निरस्त कर सकता है। और अगला सत्र तभी होगा जब मिनिमम सदस्यों की संख्या 10% से अधिक होगी। बोले बात समझना है। अगर 10% से कम सदस्य होंगे तो फिर सत्र जो है स्वतः ही या फिर लोकसभा अध्यक्ष की संस्तुति पर निरस्त हो जाएगा। ये अनुच्छेद 104 के अनुच्छेद 104 में दिया गया है कि सदस्य संख्यों की संख्या का कुल 10% होना अनिवार्य है। ठीक है। लोकसभा के अंदर एक होता है तार्किक प्रश्न। तार्किक प्रश्नों की संख्या आपसे एक्सेप्टेड सवाल अभी एसएससी में पूछा गया था। लोकसभा के अंदर तार्किक प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो नोट कर लेना लोकसभा में तार्किक प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। ये भी एसएससी में पूछा गया था। ठीक है। एक बहुत बढ़िया सवाल ये भी है कि अभी ये भी पूछा गया था एसएससी में कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो ध्यान रखना, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई निर्णय धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात के बारे में विचार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया क्या क्या। हमने आपको उपराष्ट्रपति बताया, प्रधानमंत्री बताया, मंत्रिमंडल और उसके साथ साथ फिर लोकसभा, राज्यसभा माने संसद की बात कर दी आज के लेक्चर में। यहाँ तक किसी को डाउट कोई डाउट नहीं? चलो यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।